ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन करेंसी रिस्क। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैप्लन स्टडी टेक्स्ट में, न्यू स्टडी टेक्स्ट में इसका नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। ये बेसिकली अब इसका नंबर है 14। लेकिन ये कि पुराने स्टडी टेक्स्ट में इसका नंबर था 19। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोर्स कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया है। हमारा टॉपिक है जी फॉरेन करेंसी रिस्क। फॉरेन करेंसी रिस्क का जो टॉपिक है वो F9 के एग्ज़ाम में अभी तक की एग्जामिनर की प्रैक्टिस ये रही है कि इससे वो 10 नंबर का एक OTQ सेक्शन बी में वो ज़रूर आपसे पूछता है। तो आप 10 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे सेक्शन बी में, और होपफुली वो आपसे सेक्शन ए में भी इससे एक या दो MCQs पूछ लेता है। तो मैं मैक्सिमम दो MCQs 4 मार्क्स को ही लेके चलता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम में वेटेज जो है वो 14 मार्क्स की हो सकती है। तो हमें अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है इस टॉपिक के लिए, सो दैट कि हम 14 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। आइडियली तो 100% ही सिक्योर करें, 14 आउट ऑफ 14 ही सिक्योर करें। अदरवाइज भी एक रीजनेबल मार्क्स आने चाहिए हमारे एग्जाम में इस पोर्शन से, ताकि हमें अपना पेपर पास करने में सपोर्ट हो और हम इजीली पेपर पास कर सकें। अब आता है जी हमारे पास कंटेंट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट्स, हम पढ़ेंगे फॉरेन करेंसी रिस्क, कॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने इस सिलेबस में पढ़नी है। पहला आता है जी आपके पास ओवरव्यू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बात तो अब आपको याद हो गई होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी 3 मेजर डिसीजन लेती है। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, और तीसरा जो है वो डिविडेंड डिसीजन होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं किसी भी कंपनी में, जो कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। वैल्यू ऑफ डॉलर एसेट्स फॉल्स इफ द डॉलर वीकेंस। ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क बेसिकली आसान बात यह है कि हमने कोई पेमेंट करनी है। सॉरी, हम जो फॉरेन हमारे पास फॉरेन सब्सिडरी है, उस फॉरेन सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट की जाती हैं, तो जो रिस्क अराइज होता है उसको हम ट्रांसलेशन रिस्क कहते होते हैं। रिटर्न फ्रॉम डॉलर इन्वेस्टमेंट फॉल्स इफ डॉलर वीकेंस इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको हमेशा ये डर रहेगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कि आपके पास फॉरेन करेंसी गेन भी हो सकता है और आपके पास फॉरेन करेंसी लॉस भी हो सकता है। या ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में हमेशा ये पॉसिबल है कि हमें नेट फायदा हो या हमें नुकसान हो जाए। तो इसे क्या कहेंगे? ये ट्रांजैक्शन रिस्क है। और इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है जी? इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली मुल्क की इकोनॉमी या इकोनॉमिक कंडीशन के साथ रिलेट करता है। अगर मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो हमारी करेंसी के इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, जिससे इकोनॉमिक रिस्क जो है वो कमी की तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो वीक होगी तो इससे हमारी करेंसी भी वीक होगी, जिससे हमारे इकोनॉमिक रिस्क के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Currency risk can be offset by matching assets and income in dollar to liabilities and cost in डॉलर एंड अदर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब हम फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं कि अपने करेंसी रिस्क को ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं। और वो ऑफसेट कैसे कर रहे हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम डॉलर में ही इनकम अर्न करें, डॉलर में ही हमारे एसेट्स हों, और हम अपनी लाइबिलिटीज़ को उसी करेंसी में मैच कर दें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फाइनेंसिंग रिस्क है या जो हमारा करेंसी रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा।
या ऑल्टरनेटिवली क्या है कि बहुत सारी और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज करके अपने रिस्क को मैनेज या कम कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो बेसिकली आपके पास तीन तरह के रिस्क होते हैं, एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक्स, और या फिर आपके पास करेंसी रिस्क है जिसको आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स के थ्रू या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू रिड्यूस कर देते हैं या मैनेज कर देते हैं। इसके बाद आता है जी सिलेबस लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे कि इन तीनों की क्या टाइप्स है और इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के कॉजेज आपने बताने हैं, जिसमें आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट बतानी है, परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होती है, और फोर वे इक्विवेलेंस अप्रोच क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, discuss and apply traditional and basic methods of foreign currency risk management, including currency of invoice, netting and matching, leading and lagging, foreign exchange contract, money market hedging, asset and liability management। ये सब हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसको हमने यूज करना है। फर्दर as we compare and evaluate traditional method of foreign currency risk management, पर ये क्या होंगे, आइडेंटिफाई द मेन टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स। मेन टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स क्या हैं, यूज टू हेज फॉरेन करेंसी रिस्क, जिससे हम फॉरेन करेंसी रिस्क को हेज करेंगे। एक्सप्लेन हाउ दे आर यूज इन हेजिंग, और वो हेजिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है कि की मॉडल्स एंड थ्योरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस दैट यू मस्ट मास्टर आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेजिंग। ये इसलिए कहा है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस के F9 के एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेजिंग ही न्यूमेरिकली टेस्ट करता है, बाकी कोई और चीज़ न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं कर रहा होता। जबकि जो बाकी के टॉपिक्स हैं जो उनकी न्यूमेरिकल टेस्टिंग होती है AFM के लेवल पे जाके, F9 के लेवल पे न्यूमेरिकल टेस्टिंग सिर्फ इसी की होगी, इन दो टॉपिक्स की। और जो जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसकी F9 के लेवल पे बिल्कुल भी न्यूमेरिकल टेस्टिंग नहीं होती है। The most important theories you need to understand are purchasing power parity और interest rate parity। के purchasing power parity क्या होती है, इस थ्योरी का ताल्लुक बेसिकली होता है इन्फ्लेशन से, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होती है, इस थ्योरी का ताल्लुक होता है दो मुल्कों के दरमियान में इंटरेस्ट रेट से। इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस ऑपरेट्स इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जितने भी बिजनेसेस हैं वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट ये होता है कि आपको फॉरेन करेंसी रिस्क बियर करना पड़ता है। जब फॉरेन करेंसी रिस्क अराइज हो जाएगा तो इसमें आपको फायदा भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज गेन जिसको हम कहते हैं, और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज लॉस कहते हैं। Even if not trading internationally, businesses can still be affected by exchange rate। अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और वो रॉ मटेरियल सप्लायर क्या कर रहा है, वो कहीं किसी दूसरे मुल्क से रॉ मटेरियल मंगवाता है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस जो है उसे फेस करना पड़ता है, और वो अल्टीमेटली हम पर भी ट्रांसफर होगा क्योंकि हम उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कंपेटिंग इंपोर्ट्स माइट बिकम चीपर। ये एक दूसरा एलिमेंट है कि फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क में, जिस तरह चाइना को हम एज एन एग्जांपल ले लें, तो चाइना बहुत से मुल्कों में जो अब चीज़ें बेचने में दुनिया में कामयाब है, उसकी वजह ये है कि उसकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो बहुत कम है। जब उसकी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम आती है तो वो दूसरे मुल्कों में जाके कम पैसों पे चीज़ ऑफर करता है, जबकि उसी मुल्क का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो वही प्रोडक्ट ज़्यादा पैसों में बना रहा है। तो इम्पोर्ट चीप्स भी बाज़ दफ़ा वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं।
अब इसमें ना तो हम बाहर से कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, ना हम बाहर किसी को चीज़ बेच रहे हैं मुल्क से बाहर, लेकिन ये कि एक दूसरा मुल्क अपनी एवरेज कॉस्ट को इतने कम लेवल पे लेके चला गया है कि उसके लिए बहुत आसान हो गया अपनी प्रोडक्ट को ला के हमारे मुल्क में बेचना। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कॉज एडिशनल रिस्क। जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे तो हमें डिफरेंट तरह के रिस्क फेस करने पड़ेंगे। वी बिगिन बाय एग्जामिनिंग एक्सचेंज रेट, और हम डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को एग्जामिन करते हैं। अब आता है जी एक्सचेंज रेट्स। एन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी ट्रेडेड इन एक्सचेंज फॉर अनदर। कि हमने एक्सचेंज रेट क्या होता है कि एक करेंसी जो है, एक कंट्री की जो करेंसी है उसको ट्रेड किया जाएगा इन एक्सचेंज फॉर अनदर, दूसरे मुल्क के साथ। ये एक्सचेंज रेट है। फॉर एग्जांपल ये कि हम कह देते हैं, सपोज करें कि $1.3 पर पाउंड, इसका मतलब ये हुआ कि $1.3 देकर 1 पाउंड आपको मिलेगा। द स्पॉट रेट इज द एक्सचेंज रेट करंटली ऑफर्ड। स्पॉट रेट बेसिकली कहते हैं आप टुडेज रेट को, कि आज जिस वक्त आप कुछ करेंसी खरीदने के लिए गए हैं बैंक में या करेंसी डीलर के पास, तो उस वक्त जो रेट एग्जिस्ट करता है वो स्पॉट रेट होता है। Forward rate is an exchange rate and set now for currencies to be exchanged at a future date. फॉरवर्ड रेट का मतलब है कि फ्यूचर में किस डेट का आपको रेट चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे 1 महीने बाद पैसे मिलने हैं या 1 महीने बाद मैंने पेमेंट करनी है, तो मुझे 1 मंथ का रेट चाहिए। या आप कहते हैं कि मुझे 3 मंथ्स के बाद कोई रिसिप्ट होनी है या पेमेंट्स करनी है तो 3 मंथ्स बाद का रेट चाहिए। या मुझे 6 मंथ्स बाद की कोई पेमेंट या रिसिप्ट होनी है तो मुझे 6 मंथ्स का रेट चाहिए। रेट्स आर कोटेड एज फॉर एग्जांपल 8.29 RMB यूएस डॉलर। जब ये सिंपल यूएस डॉलर लिखा हुआ होता है इसका मतलब वन ही होता है। ये बात याद रखें कि हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पर करेंसी हमेशा लिखी जाती है वो 1 यूनिट की फॉर्म में लिखी जाएगी, और अदर करेंसी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। Meaning that $1 can be exchanged for 8.9 RMB। क्या आप $1 खरीदने के लिए 8.9 आपको करेंसी यूनिट्स पे करने पड़ेंगे। एक्सचेंज रेट स्प्रेड। स्प्रेड बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जब भी कभी दो इंटरेस्ट रेट्स आते होते हैं, एक बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे कर्जा दिया है और दूसरा आपसे लेंडर को, उसने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो बोरोवर से कर्जा पे जो इंटरेस्ट देता है वो ज़्यादा होता है, और जो उसने लेंडर को इंटरेस्ट पे करना है वो कम होता है, और उसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड या प्रॉफिट कहेंगे, जो कि बेसिकली बैंक खुद कमा रहा है। इसी तरह करेंसी में भी स्प्रेड इन्वॉल्व होता है कि जब भी आप कभी जाते हैं तो दो तरह के रेट्स अवेलेबल होते हैं। एक ये रेट है और दूसरा रेट ये होता है। इस रेट को बेसिकली आप क्या कहेंगे, ये हायर रेट है। और हायर रेट का मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए, अगर आप एक करेंसी का यूनिट जो है वो खरीदना चाहते हैं, बीइंग कस्टमर आप खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आस्क है, आस्किंग प्राइस है। इसको हम ऑफर रेट भी कह सकते हैं, और या इसको हम सेलिंग रेट भी कह सकते हैं, कि करेंसी डीलर या बैंक आपको हमेशा हायर रेट पर बेचेगा। और ये जो रेट है इसको बेसिकली आप कहेंगे बिड रेट, या इसको आप कहेंगे बाइंग रेट। बिड या बाइंग का मतलब ये होता है कि ये लोअर रेट है, इस रेट के ऊपर आपने खरीदना नहीं है, इस रेट के ऊपर आप बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, बैंक को या करेंसी डीलर को बेच रहे हैं। जब भी आप फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए जाएंगे तो फॉरेन करेंसी आपको हमेशा ज़्यादा रेट पर मिलेगी, लेकिन जब भी आप उसे बेचने के लिए जाएंगे तो जो लोअर साइड पे रेट लिखा होगा इस प्राइस पर आप बेचेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली स्प्रेड होता है, जो कि करेंसी डीलर हमसे कमा रहा है। A bank will always quote two spot rates or forward rates
द डिफरेंस इज द स्प्रेड। फॉर एग्जांपल ये हमने बता दिया। Spot rate, this means that exchange rate are telling you how many RMB you get for $1. One rate is for changing RMB to pound, one for changing pound to RMB. Bank will give the rate which always leaves you worst off. ये इस बात का मतलब ये है कि ये आपने कभी नहीं भूलना, बैंक ऑलवेज विन। यहाँ पे हम करेंसी डीलर को भी बैंक की कैटेगरी में ही ले रहे हैं। और बैंक ऑलवेज विन का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे हायर रेट पे करना पड़ेगा, और जब भी मैं बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे लोअर रेट मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड या प्रॉफिट है जो कि बैंक या करेंसी डीलर मुझसे कमाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि बैंक ऑलवेज विन। ये चीज आपने कभी भी नहीं भूलनी है अपने रिसिप्ट और पेमेंट की कैलकुलेशन में कि बैंक ऑलवेज विन होता है। इसके बाद आता है जी एक्सचेंज रेट। यू विल फाइंड दैट मैनी टेक्स्ट और फॉरेन एक्सचेंज यूज टर्म्स लाइक बाय, ऑफर एंड सेल व्हेन टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑफर रेट किसे कहते हैं, बाइंग किसे कहते हैं, सेलिंग किसे कहते हैं, और बिड क्या होता है। यूज दीज टर्म्स इफ यू विश and are happy to know which currency is being bought or sold. However, you can also try choose the worst rate for you as a technique for deciding on exchange rate। जो अभी आपसे मैंने कहा कि आपने ये बात कभी नहीं भूलनी है, बैंक ऑलवेज विन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप करेंसी खरीदने के लिए गए हैं तो आपको हमेशा हायर रेट पे करेंसी खरीदनी पड़ेगी, और जब आप करेंसी बेचने के लिए गए हैं तो आप हमेशा लोअर रेट पर करेंसी बेचेंगे। और इसके बाद आता है जी हमारे पास क्वेश्चन। यू आर एन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर एंड नीड टू चेंज $30,000 फ्रॉम एन ओवरसीज सेल इनटू ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर। एक्सचेंज रेट कोट्स कोटेड बाय योर बैंक आर। अब ये दो रेट्स उसने बता दिए हैं। जो इस रेट को हम क्या कहेंगे, आस्क रेट, ऑफर रेट और सेलिंग प्राइस। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बाइंग रेट और बिड रेट। हाउ मैनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल यू रिसीव। यू आर अ यूएस इम्पोर्टर। अब यहाँ पर है आप ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर हैं। एक्सपोर्टर का मतलब क्या हुआ कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी है जिसकी अपनी करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसे फॉरेन करेंसी में, यूरो में पैसे रिसीव होने हैं, और उसने ये फॉरेन करेंसी जाकर बेचनी है और अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवाना है। You are a US importer and pay an Indian supplier rupees 500,000 exchange rate quoted। अब यहाँ पर आप क्या है जी, आप इम्पोर्टर हैं जिसने क्या करना है, जिसने फॉरेन करेंसी जाके फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पेमेंट करनी है। अब आपने जाके बेसिकली क्या करना है, आपने जाके इंडियन रुपी खरीदना है सो दैट कि आप 500 डॉलर, 5 लाख डॉलर की पेमेंट कर सकें। और ये आपके पास रेट गिवन है कि एक यूएस डॉलर के बदले में जो हमारे पास रेट्स दिए हुए हैं इसको हम क्या कहेंगे। अब ये जब आपने इस फॉर्म में लिख लिया कि जिस करेंसी में पेमेंट करनी है वो वन की फॉर्म में आ गई है, और जिस करेंसी में पेमेंट की जानी है वो राइट हैंड साइड पर है, तो आप रेट रिवर्स करके लिख रहे हैं। ये बेसिकली क्या है जी, ये अब जो लोअर रेट है वो बिड हो गया है, और जो हायर रेट है वो आस्क हो गया है। यहाँ पर रेट की पोजीशन क्यों चेंज हो गई है, यहाँ पर रेट की पोजीशन इसलिए चेंज हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडियन रुपी जो है वो परचेज करना है बेसिकली, और उसकी पेमेंट करनी है। या ऑल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी आप इस फॉर्म में लिखेंगे करेंसी को कि जो बड़ी करेंसी है वो जो जिसका यूनिट वन होना चाहिए, उसको अगर आप राइट हैंड साइड पे लिख देंगे तो आपकी बिड और आस्क की पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यूरो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, AUD। AUD जब सिर्फ लिख दिया तो इसका मतलब ये वन यूनिट है, इसलिए इस जगह पे आस्क और बिड अपनी अपनी जगहों पर ही शो हो रहे हैं।
आगे हमारे पास है कि यू आर एन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर एंड नीड टू चेंज 30,000 यूरोज फ्रॉम एन ओवरसीज सेल्स इनटू ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर। एक्सचेंज रेट कोटेड बाय योर बैंक आर, अब हमने बता दिया कि ये एक्सचेंज रेट है। तो अब इसको क्या किया जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूरो 0.6833 और 0.6843, ये आपके पास रेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूरो। 1 Australian dollar will give you either 0.6833 or 0.6843. So choose the less good rate for the Australian dollar to euro. क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं और आपने रिसीव करने हैं। तो रिसिप्ट्स की टाइम पर क्या होगा, आप हमेशा लोअर रेट रिसीव करेंगे, क्योंकि बैंक ऑलवेज विन है। ये आपने बात कभी नहीं भूलनी, बैंक ऑलवेज विन वाली, कि रिसिप्ट्स के टाइम पे लो रिसीव करेंगे और पेमेंट के टाइम पर ज्यादा पे कर रहे होंगे। राइट द एक्सचेंज रेट डायरेक्शन अबव द करेंसीज। द एक्सपोर्टर नीड टू चेंज यूरो टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, so 0.6843 is the rate to use. If 1 Australian dollar gives 0.6843, 30,000 euro will give 43,843। आप अगर फर्ज करें आप एग्जाम सिचुएशन में हैं और आप ये बात भूल जाते हैं, आपको ये तो समझ आ गई कि ये रिसिप्ट्स है, तो मुझे क्या करना है, मेरे लिए मैं बैंक ऑलवेज विन को फॉलो करूंगा और मुझे कम पैसे मिलेंगे। अब ये याद नहीं रह रहा कि इससे डिवाइड करना है या इससे डिवाइड करना है। तो एग्जाम सिचुएशन के लिए सिंपल बात एक याद रख लें कि रिसिप्ट्स में आपको कम पैसे मिलने हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप भूल गए हैं कि कौन सा रेट चूज करूं, तो आपने जो पैसे रिसीव करने हैं उसको डिवाइड कर दिया करेंसी के साथ। अच्छा, एक बात और याद रखें कि जो सेम करेंसी होती है वो हमेशा डिवाइड होती है और जो दो डिफरेंट करेंसीज होती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। ये जो रेट्स हमें गिवन है ये यूरोज में है, क्योंकि ये सिर्फ AUD जो चीज शो हो रही है वो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में ये दो रेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। यूरो के एक बिड रेट है और दूसरा आस्क रेट है। अब रिसिप्ट्स की पोजीशन है, लोअर रेट यूज होना है या बैंक ऑलवेज विन है। रिसिप्ट्स की पोजीशन है तो मुझे कम पैसे मिलने हैं, और मुझे अब एग्जाम में ये याद नहीं आ रहा कि मैं किस वैल्यू के साथ डिवाइड करूं। तो आप दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड करें। जब आप दोनों वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो लोएस्ट अमाउंट आपको मिल रही है वही करेक्ट आंसर है रिसिप्ट्स की पोजीशन में। ऑल्टरनेटिवली जब दोनों वैल्यूज को अपने पास नोट कर लिया, तो आपको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, नीचे की वैल्यू ज्यादा होती है, तो फाइनल आंसर जो है वो फॉल कर जाता है। तो जब फाइनल आंसर कम आएगा तो रिसिप्ट्स की पोजीशन में मुझे क्योंकि कम पैसे मिलने हैं, इसलिए मैं इस रेट को चूज करूंगा और ये 0.6833 को मैं चूज नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट आ रही है और रिसिप्ट्स में मुझे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रही। बैंक ऑलवेज विन के कॉन्सेप्ट में रिसिप्ट्स में हमेशा मुझे लोअर अमाउंट मिलनी है और पेमेंट की पोजीशन में या पेमेंट की सिचुएशन में मैंने हमेशा ज़्यादा पे करना है। अब आता है जी यूएस इंपोर्टर की सिचुएशन, जिसमें $5 लाख की उसने पेमेंट करनी है। इंडियन रुपी टू 1 US डॉलर हमारे पास यहाँ पर आ गए। दो तरह के रेट्स, 1 US डॉलर विल गिव यू आइदर 60 और इंडियन रुपी 60.2354। So choose the less good rate for US dollar to Indian rupee. Why choose the less good rate? क्योंकि अब पेमेंट है। जब पेमेंट आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको हायर पे करना है। बैंक ऑलवेज विन, रिसिप्ट्स के टाइम पे हमेशा कम मिलेंगे और पेमेंट के टाइम पर हमेशा ज्यादा देने पड़ेंगे। राइट द एक्सचेंज रेट डायरेक्शन अबव द करेंसीज। ये दो हमारे पास रेट्स आ गए हैं, तो हमें क्या होगा, हमने इंडियन डॉलर जो है वो सॉरी इंडियन रुपी में पेमेंट करनी है। अगेन मैंने आपसे क्या कहा कि आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, बैंक ऑलवेज विन का ख्याल रखना है। और इस सिचुएशन में अब आपको करना क्या पड़ रहा है,
आपको करना ये पड़ेगा कि आपने अपनी लोकल करेंसी को बेचना है और इंडियन करेंसी को खरीदना है इस 5 लाख की पेमेंट के लिए। अगेन अगर आप एग्जाम में जाके ये भूल जाते हैं कि पेमेंट की सिचुएशन है और बैंक ऑलवेज विन है, मुझे किस रेट से डिवाइड करना है। डिवाइड की सिचुएशन क्यों है, क्योंकि ये भी इंडियन रुपी दिया हुआ है। $1 के अगेंस्ट इंडियन रुपी का रेट बताया हुआ है। तो जब सेम करेंसी आ गई तो सेम करेंसी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, सेम करेंसी जो है वो हमेशा डिवाइड होती है। अब इस सूरत में क्या होगा, पेमेंट की कंडीशन है दो रेट्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फाइनल आंसर लोअर आएगा। तो लोअर फाइनल आंसर पेमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिसिप्ट में एक्सेप्टेबल है। पेमेंट में तो हायर पे करना है, तो जब आपने लोअर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो बढ़ गया या आपका फाइनल आंसर ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पेमेंट अमाउंट बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है जी, बैंक ऑलवेज विन और ये पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। फॉरेन करेंसी रिस्क जी, फॉरेन करेंसी रिस्क बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक इकोनॉमिक रिस्क है, एक ट्रांजैक्शन रिस्क है और एक ट्रांसलेशन रिस्क है। अब इकोनॉमिक रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। इकोनॉमिक रिस्क का तो बेसिकली ताल्लुक है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन फॉरेन करेंसी रेट के लिए जो मेनली चीज़ किसी भी मुल्क के फ्लक्चुएशन में या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में अपना रोल प्ले करती है, वो उसकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं। जब भी किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो फिर ग्रेजुअली उस मुल्क के जो एक्सचेंज रेट है उसमें इम्प्रूव ही होना है, वो इम्प्रूव ही होगा। और जब भी किसी भी मुल्क की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी और उसे बार बार डॉलर खरीदना पड़ रहा है अपनी पेमेंट्स करने के लिए, सेटलमेंट्स करने के लिए, तो फिर ग्रेजुअली उस मुल्क की करेंसी ने वीक ही होना है, उसके स्ट्रॉन्ग रहने के कोई चांसेस नहीं हैं। Longer term exchange rate fluctuations affect the competitiveness of exports and imports. अब ये जो competitiveness है इसका मतलब क्या होता है। बाज़ मुल्कों में, दुनिया के मुल्कों में एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है कि वो हमेशा अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में या और बहुत सारी करेंसीज के मुकाबले में वीक रखते हैं। जब वो अपनी करेंसी को वीक रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दुनिया में ऑफर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और वो सक्सेसफुली दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स में पेनिट्रेट कर जाते होते हैं। और competitiveness ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, अब जब आप एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी मुल्क में तो इसका मतलब उस मुल्क में इंपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस मुल्क की लोकल का जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो लोकल कस्टमर है उसे फायदा पहुंचता है कि एक दूसरे मुल्क से एक प्रोडक्ट बन के आई है जो कि उसकी ज़रूरत पूरी कर रही है और उसको कम पैसे देने पड़ रहे हैं और उसका काम हो जाता है या उसको एक चीज़ मिल जाती है, उसे मटेरियल मिल जाता है या कोई फिनिश गुड मिल जाती है। तो ये इकोनॉमिक रिस्क है। ट्रांसलेशन रिस्क बेसिकली अराइज होता है एक पेरेंट और सब्सिडरी के रिलेशनशिप में। जब भी कभी कोई आपकी फॉरेन सब्सिडरी होगी तो अल्टीमेटली फॉरेन सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त जो लॉस आप बियर करेंगे उसको आप कहेंगे ट्रांसलेशन रिस्क, या जो रिस्क बियर करेंगे उसको आप कहेंगे ट्रांसलेशन रिस्क। Differences arise when translating foreign assets and liabilities at our reporting deadline. Transaction risk. Import and exports where payments and receipts depend on exchange rate, और ट्रांजैक्शन रेट्स में क्या होता है, जो हम पेमेंट करते हैं एक्सचेंज रेट पे करते हैं। जैसे दुनिया के डिफरेंट मुल्कों से स्टूडेंट्स ने ACCA की फीस पे करनी है। अब वो कंट्री जिस किसी की तो अगर करेंसी जो है वो पाउंड के मुकाबले में स्ट्रांग है
तो वहाँ के स्टूडेंट्स को तो आमतौर पे ये ट्रांजैक्शन रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत सारे तो दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जिनकी करेंसी पाउंड के मुकाबले में वीक है, इसलिए उन्हें ये ट्रांजैक्शन रिस्क फेस करना पड़ता है। और अक्सर स्टूडेंट्स को जब फीस पे करने का टाइम आता है तो ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर से स्टूडेंट्स पे कर रहे होते हैं फीस, और उस वक्त पाउंड अपनी ज़्यादा डिमांड में होता है, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रेट पास दफ़ा आ जाता है और फ्लक्चुएशन में उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क है। इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, हमने कोई चीज़ें खरीदी हैं उसकी पेमेंट करनी है, कोई कोई चीज़ें सेल की हैं उसके पैसे रिसीव करने हैं कुछ अरसे के बाद। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी, उसमें भी जो रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है जी, वो ट्रांजैक्शन आपकी पेमेंट या रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन आपको फेस करवाती है फॉरेन करेंसी रिस्क या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसके नतीजे में बाज़ मरतबा फॉरेन एक्सचेंज गेन भी हो जाता है, लेकिन बाज़ मरतबा उसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी होता है।